थर्मल सब्जेक्ट आपका साथ नहीं छोड़ता मैकेनिकल इंजीनियरिंग में, ओके। अच्छा, एंड मेरे को ये आप लोगों को ये सब बातें बोलनी नहीं पड़ती आफ्टर दिस सेमेस्टर, बिकॉज आई हैव सीन इट सो मेनी टाइम्स। बच्चों का फेवरेट थर्मल हो जाता है जब उनको सारी बातें समझ में आती है। तो इट इज सो इजी एंड सो कंसेप्चुअल। द गुड थिंग इज यू कैन लिटरली इमेजिन एवरीथिंग। सब कुछ आंखों के सामने से गुजरता है, इतना इजी लगता है, इतना सरल लगता है। तो मैं आपको कुछ बातें बताऊंगा, ध्यान से समझना गाइस। हीट ट्रांसफर में सबसे पहले तो आप सीखने क्या क्या वाले हो। आपको मोड्स ऑफ हीट ट्रांसफर पता होगा, ये नाम सुना है आप लोगों ने बचपन से? हाँ सर। कन्वेक्शन, कंडक्शन, रेडिएशन, ऐसा नाम सुना है ना आपने? कंडक्शन, कन्वेक्शन यानी रेडिएशन, ओके। ऐसे तीन नाम आप लोगों ने सुने गाइस। ये तीनों नाम से आप बहुत बचपन से फैमिलियर है। अच्छा, ये तीनों नाम पे कुछ लोगों ने बहुत मेहनत किया, इसलिए इनके नाम पे इनके लॉज है। मतलब कंडक्शन पे जिसने बहुत मेहनत किया है, फूरियर, इनका लॉ ही फूरियर का है। ये फूरियर भाई का ही लॉ है कंडक्शन का। कन्वेक्शन पे उसने मेहनत की है जिसने हर जगह मेहनत की है, जिसने धरती माता के बारे में भी अपने को बताया है, न्यूटन। न्यूटन भाई का लॉ है कन्वेक्शन का। रेडिएशन, रेडिएशन के बारे में जिसने बताया है वो नाम बहुत फेमस है, स्टीफन बोल्ट्जमैन। आप लोगों को याद होगा, स्टीफन बोल्ट्जमैन लॉ था आप लोगों को बचपन में, ओके। ये सब कुछ हम लोग ना 8, 9, 10 से सीखते आ रहे हैं कहीं ना कहीं। तो आज हम लोग क्या करेंगे, आज हम वो 8, 9, 10, 11, 12 फर्स्ट ईयर पटाख से रिवाइज कर डालते हैं, ठीक है? क्योंकि आपने इसको हर साल इग्नोर किया, हर साल आपने इसको टपका दिया। तो जरा इसको अब बेसिक क्लियर करेंगे और इंजीनियरिंग लेवल पे लेके आते हैं। आज का हमारा इतना ही मकसद है, ये तीन के बारे में समझना है और सिलेबस क्या है वो समझना है, बस इतना ही करेंगे आज, ओके। ध्यान से सुनना गाइस। कंडक्शन, कन्वेक्शन, रेडिएशन, ये सारे के सारे मोड ऑफ हीट ट्रांसफर है। मतलब हीट ट्रांसफर किस तरह से होते हैं। हीट हीट एक ऐसी चीज है जो बॉडी की एनर्जी होती है, लेकिन ये ना हमेशा ट्रांजिट में रहती है। मतलब ये हमेशा ट्रांसफर होने की कोशिश करती है, हमेशा ट्रांसफर होने की कोशिश करती है। हीट ट्रांसफर की खाली बात करेंगे, हीट एंड वर्क ट्रांसफर की बात नहीं करेंगे। दिस सब्जेक्ट हैज गॉट नथिंग टू डू विद वर्क ट्रांसफर। उसके लिए टर्बो, क्या बोला, उसके लिए टर्बो है। और ये सब्जेक्ट में सिर्फ हीट ट्रांसफर होगा। हीट एक इंफीरियर फॉर्म ऑफ एनर्जी होती है। इंफीरियर इसलिए बोलते हैं इसको क्योंकि ये पूरी तरह से दूसरे फॉर्म ऑफ एनर्जी में कन्वर्ट नहीं की जा सकती, इसका कुछ हिस्सा ही कन्वर्ट होता है, ओके। इसलिए इसको इंफीरियर एनर्जी कहते हैं। ये हीट ट्रांसफर अलग अलग तरीके से होती है, हीट अपने आप ट्रांसफर नहीं होती, कोई मोड होता है उसका। अच्छा, हीट ट्रांसफर का जो सबसे बेसिक रिक्वायरमेंट है वो है टेम्परेचर डिफरेंस। अगर तुम टेम्परेचर डिफरेंस तैयार कर दो तो टी हॉट एंड टी कोल्ड, ऐसा दो टेम्परेचर डिफरेंस अगर आप तैयार कर दो तो हीट हॉट से कोल्ड की तरफ अपने आप जाएगा। हीट हॉट से कोल्ड अपने आप जाएगा। कब तक जाएगा? जब तक दोनों का टेम्परेचर सेम नहीं हो जाएगा। और अगर दोनों का टेम्परेचर सेम है तो हीट ट्रांसफर रुक जाएगा, ओके। एट कांस्टेंट टेम्परेचर देयर वोंट बी एनी हीट ट्रांसफर। सो हीट ट्रांसफर के लिए टेम्परेचर डिफरेंस जरूरी है, ओके। वी आर नॉट टॉकिंग अबाउट एनीथिंग व्हिच इज रिवर्सिबल, इरिवर्सिबल, ऐसा कोई बात अभी नहीं करेंगे, आपको परेशान नहीं करूंगा। हम सिर्फ पहले समझेंगे कि हीट ट्रांसफर किस तरह से होता है। हीट ट्रांसफर तीन तरीके से, पहला कंडक्शन, दूसरा कन्वेक्शन, तीसरा रेडिएशन। कंडक्शन मतलब क्या? कंडक्शन मतलब सॉलिड के अंदर ही, जब कोई सॉलिड बॉडी मेटल उसके अंदर कोई टेम्परेचर डिफरेंस बना दो, मतलब एक तरफ उसका हॉट बॉडी का तो एक तरफ कोल्ड कर दो। अब कई लोग बोलेंगे समझ में नहीं आया, भाई बहुत सिंपल है। अब तू अगर इमेजिन करना चाहे तो इमेजिन कर एक ऐसा वॉल है, मतलब ये ऐसा वॉल है, ये वॉल के एक तरफ हॉट है, मतलब कैसा, एक तरफ इधर हॉट है, ये हॉट एरिया है, और एक तरफ कोल्ड एरिया है। मतलब ये वॉल के आपके रूम का दीवार है ये, ठीक है, ये आपका रूम का दीवार है और ये बाहर की दुनिया है, गर्मी, हॉट समर का मौसम है, ओके। समर का मौसम है और समर के मौसम में बाहर की दुनिया हॉट रहेगी और आपका रूम कोल्ड रहेगा। एसी कूलर आपने लगाया रहेगा तो कोल्ड रहेगा। तो ऐसा नहीं है ना कि वो हमेशा जिंदगी भर कूल हो जाता है एक बार एसी लगाया तो,
कुछ समय के बाद में फिर से रूम गर्म ही होता है अगर एसी बंद किया तो। क्यों? क्योंकि यहाँ की गर्मी यहाँ जाती रहती है हमेशा, यहाँ की गर्मी हमेशा यहाँ जाती रहती है, तो वो गर्मी के कारण वो रूम हमेशा गर्म होता रहता है। तो ये जो मेटल के अंदर, सॉलिड बॉडी के अंदर जो हीट गया, ओके, ये वाला पार्ट इधर से इधर तक जो हीट गया, इसको कंडक्शन कहते हैं। कंडक्शन के लिए पार्टिकल का आपस में टच होना बहुत जरूरी होता है। मतलब अगर मैं ऐसा बोलूं, एक सॉलिड पार्टिकल और दूसरा सॉलिड पार्टिकल, अगर इनके बीच में कांटेक्ट नहीं है तो वो कंडक्शन नहीं होगा। कांटेक्ट होना चाहिए, ओके, कांटेक्ट होना चाहिए। जब तीन पार्टिकल आपस में कांटेक्ट में है तो यहां से गर्मी निकलेगी और यहाँ पे जाएगी। कंडक्शन के बहुत सारे एग्जाम्पल हैं। अगर हम खाना पकाते हैं तो खाना पकाने के समय हमको मालूम है हमारे बर्तन में जो खाना बनाते हैं उसमें एक बड़ा सा चमचा रहता है, वो चमचा इनफ बड़ा होना चाहिए। बहुत छोटा खाने वाला चमचा अगर उसमें डाला तो थोड़ी देर बाद में चम्मच खाने में जाता है, राइट। कढ़ाई में खाना बना रहे और अगर आपका चमचा इनफ बड़ा नहीं है तो आपके हाथ में गर्मी लगना शुरू हो जाती है और उस गर्मी के कारण आप चमचा छोड़ दोगे फिर। तो वो इनफ लंबा होना चाहिए। वो गर्म क्यों हुआ? लेकिन क्योंकि उसने खाने की गर्मी को कंडक्ट करके आपके अंदर हाथ तक लेके आया, ओके। वो चमचा इनफ लॉन्ग होना चाहिए क्योंकि हीट ने तो कंडक्ट होके आपके हाथ तक पहुंच जाती है। दैट इज आल्सो कंडक्शन। व्हेनेवर देयर इज अ पार्टिकल टू पार्टिकल कांटेक्ट एंड हीट ट्रांसफर्स बिकॉज ऑफ दैट, तो उसको कंडक्शन कहते हैं। अच्छा, कंडक्शन ना, कंडक्शन के पीछे दो कारण होते हैं, दो कारण, उसको मैकेनिज्म कहते हैं, ओके। कंडक्शन के पीछे दो कारण होते हैं, आपको पता होना चाहिए। कंडक्शन, ओके, कंडक्शन के पीछे दो कारण होते हैं। अच्छा, उसमें जो पहला कारण होता है उसे बोलते हैं लैटिस वाइब्रेशन। लैटिस वाइब्रेशन। किसी को लैटिस पता है? इंग्लिश लैटिस क्या होता है, किसी को मालूम? अरे एनीबॉडी लैटिस? गूगल मत करो। स्ट्रक्चर। सुरेश भाई ने अच्छा फेंकने की कोशिश किया, इट्स ओके। अच्छा, तुमको सबको मालूम क्या फेंका है अभी? प्रेशर? क्रिस्टल। अच्छा, ब्रेवियस लैटिस। ओ भाई, इतना एक लैटिस समझ में नहीं आ रहा तो ब्रेवियस भी लगा रहा उसमें। लेयर नहीं तो प्लेन। Okay, layer is different and lattice is different. Okay, I'll tell you what it is. It is mean position in short. तुमको पता होगा कि दुनिया में जितने भी पार्टिकल होते हैं वो पार्टिकल अपनी जगह पे नहीं रुकते, वो हमेशा वाइब्रेट करते रहते हैं। बराबर है, वो हमेशा वाइब्रेट करते हैं। एवरी पार्टिकल इन दिस वर्ल्ड वाइब्रेट्स। द वाइब्रेशन इज प्रोपोर्शनल टू इट्स टेम्परेचर रेंज। जो जितना ज्यादा वाइब्रेट करता है ना उतना गर्म रहता है, जो जितना कम वाइब्रेट रहता है ना उतना वो ठंडा रहता है। और उसके वाइब्रेशन पे ही उसके प्रॉपर्टीज जैसे कि सीपी, स्पेसिफिक हीट वगैरह डिपेंड करती है। याद रहना चाहिए, जो थर्मोकोल थे मेरे पास में, हर पार्टिकल अपने मीन पोजीशन के अबाउट वाइब्रेट करते हैं। अच्छा, पार्टिकल जो वाइब्रेट करते हैं तो अब इमेजिन कर, एक पलंग है फुल, ओके, एक फुल बड़ा सा पलंग है और एक पलंग पे एक बच्चा अगर कूद रहा है, वहां पे अगर कूद रहा है तो अगर वो आजकल का अगर कोई नया लेटेस्ट टेक्नोलॉजी का बेड नहीं है जिसमें वहां का मोशन यहाँ मोशन ट्रांसमिट नहीं होता, नॉर्मल बेड है, लकड़े का बेड मान लो और सादा गद्दा है उस पर, तो उधर का वो जो कूद रहा है वो अपने इधर तक भी तकलीफ देता ही है ना, राइट। मतलब वो वाइब्रेशन अपने तक पहुंचता ही है क्योंकि हम उसके थ्रू बेड को कनेक्टेड है, बेड के थ्रू हम कनेक्टेड है। तो दैट इज हाउ वाइब्रेशन इज पास्ट, वाइब्रेशन पास्ट हो जाता है। ऐसे ही गाइस, जो पार्टिकल्स होते हैं, जब बहुत सारे पार्टिकल ऐसे होते हैं तो वो सॉलिड बनते हैं। पार्टिकल नजदीक होते हैं तो वो सॉलिड कहलाता है। तो जब आप उसे हीट देते हो ना, तो हीट देने के कारण ये जो थोड़ा बहुत वाइब्रेशन है ना उससे थोड़ा ज्यादा वाइब्रेट करना शुरू करते हैं। सिंपल, इट इज लाइक, तुम खुद बताओ ना, तुम अगर चल रहे हो, जमीन गर्म है तो गर्म जमीन पे तुम कूदने लगोगे। सेम इज द केस विद पार्टिकल। उसको जब गर्मी मिलता है ना, वो उसको भी मजा नहीं आता है, वो भी फुल एकदम ज्यादा जोर से कूदना शुरू कर देता है। तो पार्टिकल keeps on vibrating at higher frequency because of that heat and that vibration, ये पार्टिकल वाइब्रेट करेगा तो अपना वाइब्रेशन इसको भी देगा, इसको भी देगा,
और जब ये दोनों वाइब्रेट करेंगे तो अपना वाइब्रेशन इसको भी देंगे, इसको भी देंगे, इसको भी देंगे। तो ये लोग ऐसे पास ऑन करते रहते हैं वाइब्रेशन को। तो वाइब्रेशन पास ऑन करना इज मीन पोजीशन के अबाउट वाइब्रेट करने के कारण, ओके, मीन पोजीशन के अबाउट वाइब्रेट करने के कारण ये पार्टिकल हीट को कंडक्ट करते हैं। तो दैट इज वन मैकेनिज्म ऑफ हीट ट्रांसफर। पर वो वाइब्रेट क्यों करते? Every body in this world has got vibration, guys. Vibration is proportional to its temperature. मतलब तुम लोगों ने बचपन में अक्सर टीचर, ऐसे कई पीरियड होते हैं जब टीचर बोलती है हेड डाउन करो, बातें मत करो, फिर तुम क्या करते? तुम हेड डाउन करके अपने डेस्क पे ऐसे कान लगा देते। जब ऐसा कान लगाते तो ऐसा आवाज आता रहता लकड़ी का हमेशा। दैट इज वाइब्रेशन ऑफ दैट वुड, गाइस। Okay, every particle vibrates and that vibration is proportional to its temperature. It's an integral property. मतलब जैसे तू एटम का बना है, मॉलिक्यूल का बना है, कंपाउंड का बना है, वैसे हर पार्टिकल पे जैसे इलेक्ट्रॉन रोटेट करता है, आपको मालूम है, सेम हर बॉडी का सॉलिड पार्टिकल वाइब्रेट भी करता रहता है। जैसे अर्थ घूमती है, रिवॉल्व करता है, इट इज एन इंटीग्रल प्रॉपर्टी। ओके, दैट्स हाउ एवरी पार्टिकल वाइब्रेट्स। क्यों करता ही इज लाइक धरती क्यों घूमता है, तो उस पर बहुत बातें कर सकते हैं, भी नहीं करेंगे। ओके, अच्छा, तो गाइस आई होप यू अंडरस्टूड कि वाइब्रेशन के कारण कंडक्शन होता है, दैट इज वन केस। एंड सेकेंडरी होता है फ्री इलेक्ट्रॉन्स। कंडक्टर्स जो होते हैं वो सिर्फ वाइब्रेट नहीं करते हैं, उनमें फ्री इलेक्ट्रॉन्स भी होते हैं लास्ट ऑर्बिटल में। इंसुलेटर में लास्ट ऑर्बिटल में इलेक्ट्रॉन नहीं होते हैं, तो उनमें होता क्या है, वो सिर्फ इंसुलेटर क्या करते हैं, जो इंसुलेटर्स होते हैं, इंसुलेटर सिर्फ वाइब्रेट करते हैं और उसी के थ्रू कंडक्ट करने की कोशिश करते हैं। बट दैट इज नॉट इनफ, दैट इज नॉट इनफ। दूर तक कंडक्ट करने के लिए सेकेंड लगता है फ्री इलेक्ट्रॉन। फ्री इलेक्ट्रॉन, ओके। नाउ व्हाट इज फ्री इलेक्ट्रॉन? गाइस तुमको मालूम होना चाहिए, न्यूक्लियस, ऑर्बिटल्स, ऑर्बिटल्स इसमें 2 होते हैं, फिर इसमें 8 होने चाहिए, तब ये अपना वैलेंसी कंप्लीट कर लेते हैं। ओके, तभी अपना वैलेंसी कंप्लीट कर लेते हैं। लेकिन अभी मैंने यहाँ पे क्या किया, मैंने यहाँ पे 7 बनाया। लेट अस से मैं यहाँ पे 8 और एक 9 बना देता हूँ। अगर 9 है तो यहाँ पे एक एडिशनल है, तो ये एडिशनल क्या करेगा, यहाँ पे नहीं जाएगा, ये लास्ट के ऑर्बिटल में चला जाएगा, एक और ऑर्बिटल में चला जाएगा। तो दिस गोस हियर एंड ऐसे इनका ऐसे कोई एटम को जब आप हीट देते हो तो ये जो इलेक्ट्रॉन इस ऑर्बिटल में वो एनर्जाइज हो जाता है, उसको एनर्जी मिल जाती है। यू शुड नो कि भैया हर इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व कर रहा है एंड इट इज बाउंड बाय सम न्यूक्लियर फोर्स। वो न्यूक्लियर फोर्स के बारे में बोला है, इंटर एटॉमिक फोर्स जो होता है उसके वजह से वो घूमता रहता है। सेम वैसे ही जैसे कोई धरती के अराउंड प्लैनेट घूमता रहता है, वो प्लैनेट जो घूम रहा है, इफ दैट प्लैनेट गेन्स वेलोसिटी मोर देन, प्लैनेट बोल रहा हूं, सैटेलाइट बोलना चाहिए, धरती के अराउंड जो सैटेलाइट घूमती है वो सैटेलाइट को एक वेलोसिटी है, अगर वो सैटेलाइट की वेलोसिटी बिकम्स मोर देन द ऑर्बिटल वेलोसिटी, ऑर्बिटिंग वेलोसिटी, इट माइट लीव दैट ऑर्बिट एंड एस्केप द अर्थ का ग्रेविटी। आपको पता रहेगा ना, ज्यादा वेलोसिटी मिला तो ज्यादा जोर से घूमेगा, और जब ज्यादा जोर से घूमेगा तो बाहर भाग जाएगा ना। जैसे कोई मांस को हाथ से रस्सी से घुमाओ और ज्यादा जोर से घुमाओ तो उसके चांसेस बढ़ जाते हैं तोड़ के भाग जाने के। ऐसे ही होता है इलेक्ट्रॉन्स के बारे में। इलेक्ट्रॉन को जब तुम एनर्जी देते हो तो वो इलेक्ट्रॉन एनर्जाइज हो जाता है, और वो एनर्जाइज होने के बाद में वो इनमें घूमने में बिलीव नहीं करता, बोलता मैं तो चला, ऐसे वो चल देता है। और फिर ऐसे ही वो दूसरे वाले बाजू के एटम को परेशान करता है। मतलब यहाँ हीट के कारण ये निकला यहाँ से और उसके पास एनर्जी है, वो बाजू वाले के पास जाता है, बाजू वाले को बोलता है ए भाई मेरी एनर्जी लेना, तो अपनी एनर्जी उधर के वैलेंस इलेक्ट्रॉन को देता है। ऐसे वो इलेक्ट्रॉन आगे 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 पास ऑन करते रहते हैं, ऐसे इलेक्ट्रॉन आगे आगे पास ऑन करते रहते हैं, एंड दैट पासिंग ऑन टेक्स द एनर्जी अलोंग, एंड दैट इज कंडक्शन गाइस। कोई डाउट? आने में लेट हो गया थोड़ा, स्टार्टिंग से बता सकते हो क्या ओमकार भाई? ओहो चाय ज्यादा पीने लगता। और बच्चा लोग कोई डाउट? देखो यार, मैं तो तुमको जो बातें बता रहा हूँ बहुत बेसिक बता रहा हूँ। लैटिस का बता दो ना एक बार। क्या बताओ डियर? लैटिस का। लैटिस हाँ मैं आपको बताता हूँ। ओके, मैं आपको बताता हूँ, बहुत सिंपल है, अभी बात समझो।
आप इमेजिन करो एक सॉलिड है और ये सॉलिड में ऐसे पार्टिकल्स आपस में चिपके हुए। मैं जानबूझ के गैप दिखा रहा हूं ताकि मान लो कि जूम किया, जूम। अब ये क्या है, ये सॉलिड का छोटा सा टुकड़ा है, उसके सारे पार्टिकल है। तुम जब ऐसे हीट देते ना, यहाँ से हीट, तो ये हीट के कारण क्या होता, ये हीट के कारण ये पार्टिकल ज्यादा जोर से वाइब्रेट करना शुरू करते हैं। अच्छा, सब लोग पहले से ही वाइब्रेट करते हैं, ठीक है, सबका अपना नेचर होता है वाइब्रेट करने का। ओके, अच्छा, कई लोगों को ये समझता नहीं हो भी नेचर कैसा होता है। भाई एक सिंपल सी बात है, देख, तू आंखें बंद करके सरफेस को छू के बता सकता है कि सरफेस क्या है। आई मीन यू कैन फील कि इफ इट इज मेटल और इफ इट इज वुड, आपको पता चलता है। ओके, बेस्ड ऑन इट्स इंटरनल टेम्परेचर। मेटल बहुत लेवल तक ठंडा हो सकता है, लेकिन वुड उतना ठंडा नहीं होता है ना। तो आपको पता चलता है कि कौन सा चीज क्या है। तो आप ऐसे ही वो कैसे पता करते हो, उनके वाइब्रेशन होते हैं, उसके कारण वो टेम्परेचर को मेंटेन करते हैं। तो जब आप ऐसे हीट सप्लाई करते हो ना गाइस, तो वो सप्लाई करने के कारण वो ज्यादा जोर से वाइब्रेट करते हैं। यस गौरव भाई, मैं रिपीट तो कर रहा हूँ। ओके, रिपीट कर रहा हूँ मैं। पार्टिकल वाइब्रेट करते हैं। जब ये पार्टिकल वाइब्रेट करते हैं तो देख, यहाँ का पार्टिकल ज्यादा जोर से वाइब्रेट जब करता है तो वो वाइब्रेशन इसको पास ऑन हो जाता है। क्यों? वही जो मैंने बेड का एग्जांपल दिया। अगर एक बेड पे एक बंदा कूद रहा है तो उसका वाइब्रेशन, आप अगर बैठे हो उस बेड पे तो आपको भी मिलता है। You also feel that vibration. Exactly, particles also experience that vibration, and that's how vibration leads to heat. क्योंकि vibration मतलब एनर्जी है भाई। जितना जोर से वाइब्रेट करेगा ना, उतना आपस में फ्रिक्शन होता है, उतना फ्रिक्शन होगा उतना हीट बनता है। ओके, सो दैट्स हाउ हीट इज ट्रांसफर्ड ड्यू टू लैटिस वाइब्रेशन। ये होता है वाइब्रेशन। फिर हमने इलेक्ट्रॉन की बात की, जो एटम्स होते हैं। एटम्स के लास्ट ऑर्बिटल में अगर वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स है, ओके, तो वो वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स को जब हीट मिलता है तो वो एनर्जाइज हो जाते हैं, उनको एनर्जी मिल जाती है। एंड वो वैलेंस इलेक्ट्रॉन समझते हैं आप लोग? देखो, कंडक्टर नॉन कंडक्टर में फर्क क्या होता है? कंडक्टर नॉन कंडक्टर में, ये मैंने भी ये एटम बनाया, ठीक है, ये उसका न्यूक्लियस है और 2 ऑर्बिट है। पहले ऑर्बिट में 2 और नेक्स्ट ऑर्बिट में अभी यहाँ पे 8 जो भी रहते हैं। ओके, तो यहाँ पे डिपेंडिंग अपॉन नंबर पे आपको याद नहीं तो कोई फर्क नहीं पड़ता उससे। आपको ये पता होना चाहिए कि ये जो एटम्स होते हैं, एटम में वैलेंसी होती है। अगर वो वैलेंसी पूरी है, ओके, अगर वो वैलेंसी पूरी है तो वो एटम कहीं ना कहीं कंडक्टर नहीं होता, क्योंकि उनका वैलेंसी पूरा है, वो ज्यादा जोर से मजबूती से साथ में है। लेकिन जब वहां पे एक ऐसा ऑर्बिटल जिसमें वैलेंस इलेक्ट्रॉन मतलब एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन रहता है, जिसके ऑक्टेट वगैरह कंप्लीट नहीं रहते हैं, जैसे कि ऑक्टेट कंप्लीट 8 या 8 यहाँ पे है, नेक्स्ट में तो ज्यादा लगते हैं, 18 लगते हैं, याद नहीं आ रहा मेरे को। तो उसमें सब नहीं है, 18 का 18 नहीं है, एक ही है, तो उसको वैलेंस इलेक्ट्रॉन बोलते हैं। तो अगर वो वैलेंस इलेक्ट्रॉन को आप एनर्जी दो ना, तो वो रेडी होता भाग के चले जाने में यहाँ से, तो वो एनर्जी लेता है हीट के फॉर्म में और खुद को काइनेटिक एनर्जी बढ़ा लेता है, और उस काइनेटिक एनर्जी से वो जाके दूसरे एटम को धड़कता है, और उसको जब धक्का देता है तो वो एनर्जी उस एटम के इलेक्ट्रॉन को पास ऑन हो जाती है। यू कैन से वो इलेक्ट्रॉन दूसरे इलेक्ट्रॉन के पास, फिर नेक्स्ट इलेक्ट्रॉन के पास, एंड देन इलेक्ट्रॉन कीप्स ऑन पासिंग एंड पासिंग एंड पासिंग, एंड दैट्स हाउ दैट हीट वेंट इन द फॉर्म ऑफ इलेक्ट्रॉन का एनर्जी, and it propagates from one point to next point. Okay, वाइब्रेशन के मुकाबले फ्री इलेक्ट्रॉन ज्यादा दूर तक जा सकता है, इसीलिए वाइब्रेशन वाले सारे के सारे वाइब्रेशन सब करते हैं, मेटल नॉन मेटल सब, लेकिन फ्री इलेक्ट्रॉन सिर्फ कंडक्टर्स वाले करते हैं। सॉर्टेड? आगे बढ़े गाइस? यस सर। ओके, चलो मैं इसको क्लियर करता हूँ, लिखने की कुछ जरूरत नहीं यहाँ पे। ओके, नेक्स्ट पेज पे आता हूं मैं। ये हो गया कंडक्शन के बारे में। कन्वेक्शन, कन्वेक्शन के बारे में कुछ बातें सुन लो ध्यान से। कन्वेक्शन के बारे में, कंडक्शन याद रखना, कंडक्शन में एक्चुअल पार्टिकल मूव नहीं करता। ओके, मतलब जैसे अगर पार्टिकल है, वो पार्टिकल अपनी जगह पे ही रहता है, उसका इलेक्ट्रॉन जाएगा या तो उसका वाइब्रेशन जाएगा, पार्टिकल खुद नहीं जाएगा। अच्छा, तो ऐसे केस में वो सॉलिड और लिक्विड दोनों हो सकते हैं। तो कंडक्शन सॉलिड लिक्विड दोनों में होता है, लेकिन हम बचपन से सिर्फ सॉलिड 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 पढ़ते आ रहे हैं, बट दैट इज
not completely correct. Even a stationary fluid, if it is not moving, if it is stationary, and still if it is transferring the heat because of the mechanism of vibration and free electron, then that is conduction and not convection. ओके क्या चैट बोलते हैं बच्चा लोग? सर हीट ट्रांसफर किसी ज्यादा होता है, फिर लैटिस वाइब्रेशन है, लैटिस वाइब्रेशन से आप कुछ दूर तक पहुंचा सकते हो, फ्री इलेक्ट्रॉन तक से आप ज्यादा दूर तक पहुंचा सकते हो। लैटिस वाइब्रेशन ज्यादा दूर तक पहुंच नहीं पाता, वो डैम्प हो जाता है कि एक्चुअल बॉडी का पार्टिकल मूव नहीं होता ना, इसलिए इजिली डैम्प हो जाता है वो हीट, तो ज्यादा दूर तक नहीं पहुंचा पाता। कभी कभी खुद को ही भस्म कर लेता है वो लैटिस वाइब्रेशन, लकड़ियां जैसे जल जाती खुद ही। लेकिन फ्री इलेक्ट्रॉन अगर है तो दूर तक हीट को लेके जा सकता है, क्योंकि हीट ट्रांसफर करना इज द पर्पस। ओके चलो, नाउ लेट अस गेट ऑन टू कन्वेक्शन गाइस। कन्वेक्शन के बारे में कई लोगों को लगता है कि लिक्विड या गैस है तो कन्वेक्शन ही है ना। लिक्विड और गैस मूविंग होना चाहिए। लिक्विड और गैस आर ओनली कैरियर ऑफ द हीट, they carry the heat and they go away. If the liquid or gas stays there and heat is not moving with the particle, heat is moving because of particle ka vibration and electron, then that is conduction. Okay, हाँ तो वापिस से समझना, कन्वेक्शन नक्की म्हणजे काय? कन्वेक्शन नक्की म्हणजे अगर कोई सरफेस है, वो सरफेस अगर गर्म है, ओके दिस इज हॉट, ओके दिस इज हॉट, एंड उसके ऊपर से कोई फ्लूइड है, मतलब जैसे कि यहाँ पे हवा है, वो हवा उसके हॉटनेस के कारण गर्म हो गई, तो तुमको मालूम है गर्म हवा का डेंसिटी कम हो जाता है, तो वो हवा क्या करती है, वो हवा ऐसे ऊपर की तरफ जाती है, वो हवा ऐसे ऊपर की तरफ जाती है, और जब वो हवा ऊपर की तरफ जाती है तो यहाँ की हवा जब ऊपर चलेगी तो यहाँ पे खाली जगह बन गया, वो खाली जगह भरने के लिए ऊपर का ठंडा हवा आके भर देता है, तो उसको कन्वेक्शन बोलते हैं। कन्वेक्शन के लिए फ्लूइड का फ्लो होना अनिवार्य है, अगर फ्लूइड फ्लो नहीं हो रहा तो वो कन्वेक्शन नहीं है। ओके, कन्वेक्शन इज हीट ट्रांसफर बिटवीन अ सरफेस एंड मूविंग फ्लूइड। कन्वेक्शन इज अ हीट ट्रांसफर बिटवीन ए सरफेस एंड मूविंग फ्लूइड, दैट्स इट, नो कंफ्यूजन। इफ अ फ्लूइड इज स्टेशनरी, if a fluid is stationary and heat transfer is because of intermolecular vibration or because of free electron is a very rare, it won't be a case, lightning वगैरह आप बोल सकते हो उसमें आ जाता है, बट वो भी नहीं बोलूंगा मैं, that is something different, वहाँ पे आपको इलेक्ट्रोस्टैटिक समझना पड़ेगा, बट ठीक है, बट यू शुड अंडरस्टैंड कि अगर स्टेशनरी फ्लूइड है तो इट विल बी कंडक्शन। आगे बढ़े गाइस, कन्वेक्शन के दो प्रकार होते हैं, ओके, एक को कहा जाता है नेचुरल और एक को कहा जाता है फोर्स्ड। नेचुरल एंड फोर्स्ड, दो प्रकार के कन्वेक्शन होते हैं गाइस। नेचुरल जो होता है वो डेंसिटी डिफरेंस के कारण होता है, ओके, वो डेंसिटी डिफरेंस के कारण होता है, वो होता है नेचुरल कन्वेक्शन। एंड फोर्स जो होता है वहां पे आप पंप या ब्लोअर लगाते हो, ओके, पंप, फैन, ब्लोअर, फ्लूइड को फ्लो करवाने के लिए आप ऐसा लगाते हो, दैट्स हाउ यू फ्लो द फ्लूइड। ओके, एक सेकेंड, देखो कौन परेशान है कब से। अभी मैं लेक्चर में हूँ, थोड़ा सा आपको आधे घंटे बाद कॉल करते हैं। ओके गाइस, आपको इतना समझ में आया रहेगा कि कन्वेक्शन क्या होता है। पहले तो कन्वेक्शन होता है सॉलिड सरफेस एंड मूविंग फ्लूइड के बीच में हीट ट्रांसफर। उसमें होता क्या है, सरफेस की गर्मी फ्लूइड लेके जाता या फिर फ्लूइड अपनी गर्मी मूव होते होते सरफेस को देके जाता, दोनों भी केस कन्वेक्शन है। ओके, दोनों भी केस कन्वेक्शन है। कन्वेक्शन दो प्रकार से होते हैं, एक होता है नेचुरल और एक होता है फोर्स्ड। एक होता है नेचुरल, एक होता है फोर्स्ड। ओके, नेचुरल एंड फोर्स्ड के बारे में आपको समझना चाहिए कि क्या बोल रहा हूं मैं यहाँ पे। नेचुरल में ये मैंने जो एग्जांपल दिया है ये नेचुरल है, ओके, ये अपने आप हो रहा है, इसमें आप फ्लूइड को फ्लो नहीं करवा रहे, खुद ब खुद फ्लूइड फ्लो हो रहा है, तो नेचुरल कन्वेक्शन हो गया। फोर्स्ड में मान लो अगर आप यहाँ पे ऐसे फैन लगा दो, ओके, वो फैन के कारण फ्लूइड फ्लो होकर उस पे से जाए, तो दैट इज फोर्स्ड। ओके, नाउ दिस इज नेचुरल एंड दिस इज फोर्स्ड। ओके, मैं घर में अगर नॉर्मल फ्रिज देख लूं, तो उस नॉर्मल फ्रिज में किस तरह का कन्वेक्शन होता है, कोई बताएगा?
और कहाँ पे? फोर्स फोर्स कहाँ पे होता है डियर? सर पता है सर। वो कंप्रेसर के पास वगैरह। नहीं ठीक है, जा दो, उधर तक मत जाओ, अंदर मत जाओ, फ्लूइड पाइप के अंदर मत जाओ, फ्रिज के अंदर जाओ, फ्रिज के अंदर, फ्रिज का सर दोनों होता है, सर दोनों होता है क्या? फ्लूइड फ्लो जो अपने पंप ये कंप्रेसर के अंदर होता है या कंडेंसर में, तो उस पे मत जाओ। सर जो फ्रीजर रहता है उधर से नीचे तक जाता है और नीचे से जो गर्मी होती है वो ऊपर परफेक्ट, जाती है। आपको पता होना चाहिए गाइस, आपको जो फ्रिज होता है नॉर्मल घर का बच्चों वाला फ्रिज, बच्चों वाला नहीं बोलूंगा, सस्ता वाला फ्रिज, उसमें देखो यहाँ पे ऐसा फ्रीजर होता है, ओके, यहाँ पे आपका ये फ्रीजर होता है, ये फ्रीजर रहता है, और फ्रीजर में ना ऐसे यहाँ पे कॉइल्स रहते हैं, ये कॉइल्स इवापोरेटर कॉइल कहलाते हैं। ये इवापोरेटर कॉइल ठंडे कॉइल होते हैं। ये फ्लूइड, यहाँ पे कोई फैन ब्लोअर लगाते नहीं छोटे फ्रिजों में, बड़े फ्रिज में लगाया जाता है। वो जो आजकल नया ऐड आ गया ना, फ्रीजर नीचे और ऊपर के बाकी सब, और वो बोलते हैं कि ये असली फ्रिज है, ऐसा कुछ नहीं, ऐसा कुछ नहीं है, वो फैन यूज कर रहे हैं, ओके, फैन यूज कर रहे हैं, एंड दैट इज नॉट दैट एफिशिएंट, बिलीव इट और नॉट, इट इज नॉट दैट एफिशिएंट। द मोर एफिशिएंट इज दिस नेचुरल सिस्टम। आप लोग जब भी सीखोगे ना रैक और एचवीएसी का, आपको समझ में आएगा। अभी समझना ये क्या होता है, यहाँ पे क्या होता है, यहाँ पे ये कॉइल की वजह से यहाँ की हवा बहुत ठंडी हो जाती है, यहाँ की हवा बहुत ठंडी होती है। हवा अगर ठंडी होती तो कहाँ जाती है, ऊपर जाती है कि नीचे जाती है? नीचे, नीचे जाती है। तो हवा यहाँ की ठंडी होने के कारण वो हवा नीचे आती है गाइस, हवा नीचे आती है। अच्छा, आपका जो फूड होता है यहाँ पे, सपोज आपने यहाँ पे ऐसा फूड रखा है, आपका एप्पल, ओके, आपका यहाँ पे फूड है, ये फूड के आसपास की हवा गर्म होती है, क्योंकि वो खाना तो आपने एटमॉस्फेयर से लाके रखा था, तो एटमॉस्फेयर से लाके रखा तो एप्पल का टेम्परेचर एटमॉस्फेरिक होगा। जब एप्पल का टेम्परेचर एटमॉस्फेरिक होगा तो आसपास की हवा का टेम्परेचर भी एटमॉस्फेरिक होगा। अच्छा, फ्रीजर की हवा के मुकाबले ये गर्म होगी, तो ये हवा ऊपर जाती है, ये हवा ऊपर जाती है और ये ठंडी हवा नीचे आती है, और इस तरह से यहाँ पे नेचुरल कन्वेक्शन सेट होता है, ओके, नेचुरल कन्वेक्शन सेट होता है, और इस तरह से आपका नॉर्मल फ्रिज काम करता है, इसे नेचुरल कन्वेक्शन कहते हैं। अच्छा, अगर आप यहाँ पे बोलो कि भैया मेरा फ्रिज बहुत लंबा है, बहुत लंबा फ्रिज है, अगर ओके बहुत लंबा फ्रिज है, तो ऐसे केस में, लंबा बोलो बड़ा बोलो, ऐसे केस में फ्लूइड नेचुरली हर जगह नहीं जा पाता, नेचुरली हर जगह डिस्ट्रीब्यूट नहीं हो पाता, शायद नीचे के कैबिनेट तक पहुंचे पहले ही बीच का खाना वो ठंडक ले लेता है, एंड कभी कभी बीच का खाना ज्यादा फ्रीज हो जाएगा अगर आप वहां पे फैन वगैरह ना लगाओ, तो जरूरत पड़ती है फैन लगाने की। फिर आप यहाँ पे फैन लगाते हो, यहाँ लगाते हो या तो ऊपर लगाते हो, फैन लगाते हो, और वो फैन ये ठंडी हवा को फोर्सफुली नीचे तक भेजती है, फिर कुछ समय के लिए तो भेजती है, और जब वो फोर्सफुली भेजती है तो उसके कारण फिर फोर्स्ड कन्वेक्शन होता है गाइस। तो आप फोर्सफुली ठंडी हवा जब नीचे भेजोगे, दैट विल बी फोर्स्ड कन्वेक्शन। सभी को समझा है इतना, नेचुरल कन्वेक्शन और फोर्स्ड कन्वेक्शन? हाँ सर। गाइस कन्वेक्शन समझ गया, कंडक्शन भी समझ गया। एक और हीट ट्रांसफर का जो मोड है उसे बोलते हैं रेडिएशन, ओके, रेडिएशन। कंडक्शन क्या होता है? कंडक्शन, अगर मैं ऐसा ये दीवार बोलता हूं, अगर ऐसा ये दीवार है, तो ये दीवार में कंडक्शन जो होता है, वो कंडक्शन दीवार के पार्टिकल से होके जाता है, मतलब दीवार के हर पार्टिकल से होके कंडक्शन ऐसे बाहर निकलता है, दैट इज कंडक्शन। अच्छा, कन्वेक्शन क्या है? कन्वेक्शन एक फ्लूइड आता है, सरफेस का हीट लेके जाता है, फ्लूइड आता है, सरफेस का हीट लेके जाता है। दोनों भी केस में मीडियम चाहिए रहता है, कैरियर चाहिए रहता है। मतलब कंडक्शन में क्या होता है, वो पार्टिकल खुद एक हीट का कैरियर है जो वाइब्रेट कर रहा है या फिर इलेक्ट्रॉन को भेज रहा है। कन्वेक्शन में क्या होता है, कन्वेक्शन में वो पार्टिकल हीट को लेता है और भाग जाता है, लेता है और भाग जाता है, लेता है और भाग जाता है, दैट इज कन्वेक्शन। रेडिएशन को कोई कैरियर नहीं लगता, रेडिएशन इज कंप्लीटली बेस्ड ऑन वेवलेंथ। उधर सिर्फ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स होते हैं और वो हीट को एक जगह से दूसरी जगह पहुंचाते हैं। गाइस, रेडिएशन बहुत डीप है एंड बहुत सारी बातें हैं उसमें। रेडिएशन मतलब कैसा, अगर कोई भी हॉट बॉडी, दुनिया में जितने भी हॉट बॉडी है गाइस, ओके, याद रखना, दुनिया में जितने भी हॉट बॉडी है, एक सेकेंड, ओके,
दुनिया में जितने भी हॉट बॉडी है गाइस, एक सेकंड, ओके, ये जितने भी हॉट बॉडीज रहेंगे, हॉट बॉडीज, वो सभी के सभी रेडिएट करते हैं, सभी के सभी रेडिएट करते हैं। रेडिएशन हर कोई करता है, आप भी कर रहे हैं रेडिएशन, आपका मोबाइल भी कर रहा है, एवरीथिंग रेडिएट्स, एवरी बॉडी इन दिस वर्ल्ड रेडिएट्स। इसका रेडिएशन मेरे पे गिरता, मेरा रेडिएशन इस पे गिरता रहता है, लेकिन रेडिएशन का असर सिर्फ टेम्परेचर डिफरेंस की वजह से होगा। मतलब हॉट बॉडी का रेडिएशन जब कोल्ड पे जाएगा तो वो इक्विलिब्रियम सेट करने की कोशिश करेंगे। इसमें बहुत सारी बातें पढ़नी है आपको, बहुत सारी बातें, रेडिएशन में बहुत कुछ है, अभी फिलहाल उस पर ज्यादा बात नहीं करूंगा मैं। हाँ स्काउट भाई बताता हूँ, अंडरस्टैंड वन थिंग, एवरी बॉडी which is hot or has got some temperature, it radiates। मतलब अगर तू बर्फ जो अपने लिए यहाँ पे 0 डिग्री सेल्सियस पे ना, उसको जाके अगर स्पेस में रख देगा ना, वो भी हीट निकालेगी। एवरी बॉडी which is vibrating, it radiates। if it is not at 0 Kelvin, if it is not at 0 Kelvin, it will radiate। एंड इसी के ऊपर कार्बन डेटिंग का स्टडी किया जाता है। मतलब आप लोग जो बोलते हो ना कि कोई बॉडी अलाइव है या नहीं है, डेड बॉडी का बोलते हो जब वो 0 केल्विन पे चली जाती है। सो इट इज कंसिडर्ड दैट एवरी बॉडी इन दिस वर्ल्ड रेडिएट्स, एंड रेडिएशन के लिए सिर्फ टेम्परेचर होना काफी है, एनीथिंग अबाउट 0 केल्विन विल रेडिएट। लेकिन आप देना चाहते हो, जरूरी नहीं सामने वाला लेना चाहता, राइट? एग्जैक्टली वैसे ही होता है, तू रेडिएट तो कर, लेकिन सामने वाला अगर तेरे से हॉट है, वो काहे को तेरा रेडिएशन लेगा, तो वहां पे असर आपकी बॉडी का नहीं दिखेगा, इनफैक्ट आपके ऊपर उसका रेडिएशन आएगा। मतलब अगर 2 बॉडीज आसपास में है, वो दोनों भी रेडिएट करती हैं एक दूसरे के ऊपर। अच्छा, रेडिएशन में बहुत सारे नए कंसेप्ट सीखने हैं, शेप फैक्टर सीखना है। मतलब जैसे कि आपको एग्जांपल दूं तो यहाँ पे सन जो है, सन में से रेडिएशन हर तरफ जाता है, हर तरफ जाता है, और तुम्हारा धरती इधर है, तुमको एक ऐसा खाली कोनिकल हिस्सा ऑफ सन का रेडिएशन मिलता है, खाली कोनिकल हिस्सा ऑफ रेडिएशन मिलता है। ऐसे ही होता है भाई, तुम्हारे बॉडी का पूरा रेडिएशन सामने वाले पे नहीं गिर रहा है, तुम्हारे बॉडी का कुछ हिस्सा ही उस पे गिरता है, एंड वो उसके शेप पे डिपेंड करता है, उसकी परछाई पे डिपेंड करता है। ये सब पढ़ना है आपको, ये सब कुछ आपके सिलेबस में है, इट इज सो ब्यूटीफुल। तो ये रेडिएशन में आपको सीखना रहता है गाइस। अच्छा, ये बातें हो गई मोड्स ऑफ हीट ट्रांसफर के बारे में। ज्यादा बातें तो एक एक टॉपिक पे भी 1-1 घंटा बोला जा सकता है, तो मैं अभी उस पे डेप्थ में नहीं जाऊंगा। कोई सवाल है तो पूछो। सर कन्वेक्शन में मैक्रोस्कोपिक मोशन का रोल रहता क्या? मैक्रोस्कोपिक मोशन, हाँ, मैक्रोस्कोपिक जो होता है डियर, दैट इज मोस्टली फॉर कंडक्शन, बट यस इट विल प्ले अ रोल। अगर ज्यादा वाइब्रेटिंग है तो माइक्रोस्कोपी लेवल पे क्या होता है, हीट ट्रांसफर रेट ज्यादा होने के चांसेस होते हैं। मतलब आप अगर टर्बुलेंट फ्लो बोलते हो तो दैट इज माइक्रोस्कोपिक, मतलब आप लैमिनार फ्लो बोलते हो तो वो भी माइक्रोस्कोपिक लेवल पे चला जाता है। तो टर्बुलेंट फ्लो जो होता है ना, वो ज्यादा अच्छा हीट ट्रांसफर करता है कंपेयर टू लैमिनार फ्लो। लेकिन माइक्रोस्कोपिक एटॉमिक लेवल पे चला जाता है, उसका असर सिर्फ कंडक्शन पे होता है। और कोई सवाल? ओके, चलो सिलेबस के बारे में बात करें छोटा सा, सुनो ध्यान से गाइस। अब आपको सिलेबस समझ में आएगा। मैं पहले सिलेबस बताता ना तो कोई मतलब नहीं हो, मेरा टाइम वेस्ट होता, आपको समझता नहीं, आप पढ़ के आ रहे हो। तो अब सिलेबस सुनो ध्यान से, बहुत कड़क है। पहला दूसरा कंडक्शन पे फोकस करता है, सिर्फ कंडक्शन एंड कंडक्शन, पहला दूसरा सिर्फ कंडक्शन पे फोकस करता है। ओके, अच्छा, कंडक्शन 2 क्यों? क्योंकि 2 तरह के कंडक्शन होते हैं। एक होता है विदाउट इंटरनल हीट जनरेशन, एक होता है विदाउट इंटरनल हीट जनरेशन। ओके, मतलब बॉडी सिर्फ कंडक्ट कर रही है, मतलब वो सिर्फ बीच में है, हॉट और कोल्ड फ्लूइड के बीच में, तो वो होता है कंडक्शन, सिर्फ उतना। इसमें अलग अलग शेप्स देखते हैं आपको, ब्रिक शेप, सॉलिड शेप, बार शेप, सिलेंड्रिकल शेप, स्फीयर शेप। अच्छा, इनमें फिर सीरीज में पैरेलल में चीजों को जोड़ना है, आपको ओवरऑल हीट ट्रांसफर कोएफिशिएंट निकालना है। ये
बहुत सारी चीजें सिखाएगा, इलेक्ट्रिकल एनालॉजी आएगा इसमें। ये पहला चैप्टर है, ये बेसिक सेट करता है आपका। जब आप ये सीख जाते हो तब आप तैयार हो जाते हो कंडक्शन को और डेप्थ में सीखने के लिए। तो वहां पे कंडक्शन आता है विथ इंटरनल हीट जनरेशन, विथ इंटरनल हीट जनरेशन। नाउ कंडक्शन विथ इंटरनल हीट जनरेशन इज, अगर मैं आपको बताऊं, इसमें एग्जैक्टली वैसा ही डेरिवेशन है जैसा कंटिन्यूटी में 3D कार्टेशियन कोऑर्डिनेट का था एफएम में। एफएम में जो 3D कार्टेशियन कोऑर्डिनेट था ना, डेबा u बाय डेबा x वाला, वो सब वैसा ही यहाँ पे हीट के बारे में करना है। जैसे वहां पे पानी फ्लो हो रहा था या लिक्विड फ्लो हो रहा था, यहाँ पे हीट फ्लो हो रहा है। तो यहाँ पे वैसा 3D कार्टेशियन कोऑर्डिनेट का इक्वेशन करना, और ये डेरिवेशन इंपॉर्टेंट एग्जाम में आता है। ओके, ये डेरिवेशन करेंगे यहाँ पे। इसमें इक्वेशन आते हैं जैसे कि तुमने M3 में सुना था, पॉइसॉन्स इक्वेशन, लैपलास इक्वेशन, फूरियर इक्वेशन। ये सारे इक्वेशन वहां पे जो तुमने रट्टा मारा था M3 में, यहाँ पे वो डिराइव करना है पहला, एंड डिराइव करने के बाद में यूज भी करना है उसको। तो दिस इज अगेन अ गुड यूनिट। अच्छा, पहले थोड़ा बहुत चेंजेस था, ओके, लेकिन अब थोड़ा सा यूनिट में कंटेंट इधर ऊपर किया हुआ है। मैं आपको बताऊंगा क्या किया है। इसमें एक और टॉपिक है, इसमें एक और टॉपिक है फिन्स। ओके, इसमें एक और टॉपिक है फिन्स, उसको एक्सटेंडेड सरफेसेस कहते हैं। एक्सटेंडेड सरफेसेस, एक्सटेंडेड सरफेस मतलब फिन्स। अच्छा, तीसरा चैप्टर में आता है लम्प्ड सिस्टम, लम्प्ड सिस्टम, और इसमें प्लस आता है इंसुलेशन। इंसुलेशन अक्सर मैं, मतलब क्योंकि सिलेबस वही होता है, बस ऊपर नीचे करते हैं। पहले लम्प्ड सिस्टम और कंडक्शन साथ में था और फिन्स यहाँ पे था। ओके, पहले ऐसा था, लेकिन अब ऐसा कर दिया है, फिन्स वहां पे जोड़ दिया है और लम्प्ड सिस्टम यहाँ पे जोड़ दिया है। ये आपका इनसेम का सिलेबस है गाइस। फिन्स आपको पता रहेगा, जैसे आपके टू व्हीलर्स होती हैं, बाइक्स होती हैं, बाइक्स के सिलेंडर के ऊपर फिन्स लगे होते हैं। आप कोई भी अगर फ्रिज देखो, सादा छोटा फ्रिज, छोटे फ्रिज के पीछे कंडेंसर कॉइल के साथ में ऐसे रॉड लगे रहते हैं बहुत सारे, वो फिन्स हैं। रेडिएटर्स, रेडिएटर्स जो आपके होते हैं, वो रेडिएटर्स के ऊपर फिन्स नहीं, ठीक है वहां पे नहीं बोलता मैं, उसमें और बातें आती हैं अलग। तो बट ये फिलहाल ये सारे फिन्स आपको समझने पड़ेंगे। फिन्स एक्सटेंडेड सरफेसेस कहलाते हैं। ओके, उनका दूसरा नाम है एक्सटेंडेड सरफेसेस। ये पूरा के पूरा 3 यूनिट कंडक्शन कन्वेक्शन का कॉम्बिनेशन है। कंडक्शन बोलने को है, कन्वेक्शन साथ कभी नहीं छोड़ेगा यहाँ पे, ठीक है। पूरा कन्वेक्शन साथ छोड़ने वाला नहीं है, हर जगह कन्वेक्शन रहने वाला है। ये आपका इनसेम का सिलेबस। ओके, अगेन पीपल गेट स्कैर्ड ऑफ व्हेन दे सिट बिफोर द एग्जाम, एक हफ्ते पहले 2 हफ्ते पहले, फिर फट जाती है, फिर बोलते हैं अरे यार अब नहीं जा रहा, अब नहीं जा रहा। बट ऐसा नहीं है। I have seen like very smart students जो मेरे पास टर्बो लगा लेते थे और सोचते थे एसटी कर लेंगे, क्योंकि शुरू का कंडक्शन का कुछ न्यूमेरिकल वो कर पाते थे, क्योंकि बचपन में ऐसे न्यूमेरिकल देखे हैं हमने, तो उनको लगता है पहला टाइप का हो गया तो हो जाता है। देन समय बीत जाता है और फिर डिले वो ज्वाइन नहीं कर पाते, बोलते इंसेम के बात करते हैं। मेरे को याद है एक मेरा बच्चा सुनता, मयूर बोल के था, वो जाके बोलता है कि सर पेपर तो दिया बट समझ में आ गया कि न्यूमेरिकल जैसे हम लोग क्लास में डिस्कस करते या आपके बताए तरीके के बिना नहीं हो सकता, क्योंकि थर्ड ईयर की एक खासियत है, थर्ड ईयर के क्वेश्चंस जल्दी रिपीट नहीं होते, रिपीट ही नहीं होते, चाहे टर्बो हो, चाहे एचटी हो, चाहे टॉम हो, चाहे डीएमई हो, न्यूमेरिकल जल्दी रिपीट नहीं करते हैं, थोड़ा बहुत मिक्सअप करते हैं, कंफ्यूज करते हैं, अप्लाई करने पे मजबूर कर देते हैं। एंड अगर आप 4 सॉल्व न्यूमेरिकल करके सोच रहे हो कि कर लोगे, तो ये गलत फहमी है, ऐसा नहीं होगा। सो आपको दिमाग डेवलप करना पड़ेगा, सोचने के लिए मजबूर होना पड़ेगा, आपको अपना दिमाग अप्लाई करना ही पड़ेगा। ओके, तो प्लीज बी रेडी, प्लीज बी रेडी। आपको मैं बताता हूँ, जैसे भी मेरे को बुक में पेपर सॉल्व करके देना पड़ता है, जैसे मैंने अभी 19 का पेपर सॉल्व करके दिया, मेरे को 19 के लिटरली हर क्वेश्चन सॉल्व करने पड़े। क्यों? क्योंकि क्वेश्चन का जो लॉजिक है वो है कंटेंट में, अपने सिलेबस में वो सीखा है हमने, लेकिन क्वेश्चन एकदम अलग है। मतलब बच्चा ये कभी नहीं होगा कि यार ये क्वेश्चन तो मैंने क्लास में सॉल्व किया था, बहुत रेयर। 10 क्वेश्चन अगर है तो 10 क्वेश्चन में से 4 क्वेश्चन ऐसे रहेंगे जो बुक में मिल जाएंगे कि हाँ डिक्टो वही है, लेकिन बाकी सब लॉजिक लगाओ, लॉजिक लगाओ, लॉजिक लगाओ। इसीलिए आपको अभी से बोलता हूं, डोंट जंप ऑन टू कि चल यार थोड़ा सा देख लेते हो जाएगा, नहीं, बिल्ड द लॉजिक, थिंक एवरी पॉसिबल वे, थिंक टू एन एक्सटेंड की कुछ भी आंदे करेंगे, मजा आता है। ओके, चलो ये हो गया 3 यूनिट। चौथा यूनिट है कन्वेक्शन गाइस, ये है आपका कन्वेक्शन। कन्वेक्शन यूनिट इज अगेन अ ब्यूटीफुल यूनिट, जिसमें आप नेचुरल एंड फोर्स्ड कन्वेक्शन को सीखते हो और आप एच निकालते हो।
सिर्फ H के लिए ये यूनिट है, इसमें बहुत एम्पेरिकल रिलेशंस है, बहुत सारे एम्पेरिकल रिलेशंस है, और ये कन्वेक्शन यूनिट पसंद नहीं आता ज्यादातर लोगों को जब वो खुद पढ़ना शुरू करते हैं, क्योंकि यहाँ पे इक्वेशन बहुत है और समझ में नहीं आता कि यूज क्या करना है, कैसे करना है। बट अगेन एंडसेम का सिलेबस है, वो हेवी है लेकिन अच्छा है। 5वां यूनिट रेडिएशन। रेडिएशन का पूरा यूनिट है, सोचो एक यूनिट है रेडिएशन, तो क्या क्या होगा इसमें। तो ये रेडिएशन का यूनिट है, बहुत सारी बातें हैं उसमें, रेडिएशन शील्ड, फिर उसके बाद में टाइप्स ऑफ रेजिस्टेंसेस इन रेडिएशन, ये सब कुछ आने वाला है, ग्रे बॉडी की एप्लीकेशन। एंड लास्ट यूनिट जो है इसे बोलते हैं हीट एक्सचेंजर्स। हीट एक्सचेंजर्स, हीट एक्सचेंजर के न्यूमेरिकल गेट आईएस हर जगह विदाउट मिस आते हैं, हर बार आते हैं। हीट एक्सचेंजर में एक मेथड है LMTD मेथड, उसका न्यूमेरिकल तो हमेशा आता है। 2 मेथड है इसमें, LMTD एंड NTU, इन पे न्यूमेरिकल्स आते हैं गाइस। दिस इज योर सिलेबस गाइस, एंड आपको बताता हूं सब कुछ कनेक्टेड है। पहला चैप्टर का फॉर्मूला आपको दूसरे में लगेगा, तीसरे में लगेगा, चौथे में शायद नहीं लगेगा ज्यादा, 5वें में कम लगेगा, लेकिन 5वें में भी लगेगा और 6ठे में भी लगेगा। तो दैट्स हाउ दे आर कनेक्टेड। ओके, बड़े सब्जेक्ट हैं, समय लगेंगे, घाई नहीं करना है आपको नोट्स बनाना है, हर दिन नोट्स बनाना है। आज पहला लेक्चर है तो मैं कुछ खाली बेसिक बातें किया हूँ, आप लोगों को नेक्स्ट लेक्चर से नोटबुक लेके बैठना है, जैसे क्लास में बैठते हैं वैसा। ओके, अपनी जगह बना लो, 1 घंटा पढ़ो, 1.25 घंटा पढ़ो, बस 1 आवर 15 मिनट्स, इतना ही टारगेट है अपना। फिर हम 15 मिनट का ब्रेक लेते हैं बीच में टर्बो का। ऐसा लेक्चर अपना चलेगा रोज 2। आपकी इतनी तैयारी होनी चाहिए। एक और बात मेरे ध्यान में आई, क्योंकि इस साल मैंने एक बच्चा जब लास्ट ईयर आया था वो, तो उसको मैंने IAS के लिए बहुत हेल्प किया था। तो मुझे IAS का लेवल समझ में आया, गेट का लेवल समझ में आया। उस हिसाब से गेट का तो मैंने 2-3 बार अटेम्प्ट दिया था, तो मुझे गेट का पता ही था। IAS का जो बात हो गया, IAS मैंने कभी ट्राई नहीं किया था। IAS जब मैंने देना शुरू किया, उसके साथ उसके कंटेंट निकालने शुरू किए, तो मुझे समझा कि वही सब कुछ है जो हम क्लास में बातें करते हैं। तो मैं इस साल से क्या कर रहा हूँ, लेक्चर टू मेक इट इंटरैक्टिव, ओके, टू मेक इट इंटरैक्टिव बिटवीन यू एंड मी। मैं तुमको जैसे ही कुछ कंसेप्ट होता है, जब मुझे लगता है हाँ अब ये IAS लाइक क्वेश्चन है या गेट लाइक क्वेश्चन है, तो मैं आपके लिए वो जंप करूंगा एंड आपको उसका जवाब देना है। ओके, तो इट विल बी देयर इन एवरी लेक्चर। तो इन अ वे आपका मैं, और वो सारे क्वेश्चन आए हुए पेपर के, मतलब जो एग्जाम में आ चुके हैं वही पूछूंगा खाली, तो आपको पता चलेगा कि ओके ऐसे क्वेश्चन आते हैं। ओके, जैसे कंसेप्ट होता है तो 1 क्वेश्चन, 2 क्वेश्चन, 3 क्वेश्चन, 4 क्वेश्चन, 5 क्वेश्चन, जितना होता है, इट विल बी लाइक इंटरैक्टिव सेशन, जिसमें आप क्वेश्चन के आंसर दे सकते हो एंड आपके कंसेप्ट और क्लियर हो सकते हैं। ये अभी हम लोग इस तरह से आगे बढ़ते रहेंगे। कॉलेज के लेक्चर हो रहे हैं, जैसा हो रहे होने दो, बात करने की कोशिश करो, थोड़ा नाटक भी कर सकते हो अगर चाहिए तो, बट आई थिंक लेक्चर छोड़ के ले रहे अभी भी नहीं लेक्चर करेंगे कॉलेज के, कर रहे ना, करो ना लेक्चर करो यार। अटेंडेंस का इशू बाद में नहीं आना चाहिए, क्योंकि मेरे ख्याल से वो अटेंडेंस के लिए परेशान करेंगे। अगर कोई अच्छा टीचर है तो उससे बातचीत करते रहो, यू विल ऑलवेज गेट टू लर्न। क्योंकि आपको शायद हो सकता है इंजीनियरिंग के बाद में कोई टीचर मिले ना यार, यू विल मिस दैट। ओके, मेरे पास में जैसे मैंने वो फॉरवर्ड किया आप लोगों को, मैंने फेसबुक पे डाला, वो फेसबुक पे डालते ही कितने पुराने स्टूडेंट लोगों ने मैसेज किया। उन्होंने मैसेज किया कि सर आफ्टर इंजीनियरिंग वी रियली मिस इट मोर, वी मिस इट मोर। व्हाई? बिकॉज स्टडिंग वाज नेवर दैट फन बिफोर, एंड इवन आफ्टर दिस इंजीनियरिंग लाइफ इज नॉट दैट फन। सब जगह टाल मटोल, टपका देना, चीजें ऐसे ही चलता है, इतना फन नहीं है, इन्वॉल्वमेंट नहीं है, मजा नहीं लेते चीजों का लोग। गाइस एंजॉय इट थरोली, बी एवरी डे। कोई लेक्चर मिस होता है, आस्क फॉर द लिंक, इट विल बी पासवर्ड प्रोटेक्टेड। आपको मैं लिंक दे दूंगा, प्लीज गो थ्रू इट। अभी से देखो, आपको बोलना नहीं पड़ता, मेरा वीडियो अपने आप रिकॉर्ड होता है, तो वॉट एवर आई टॉक इट इज रिकॉर्डेड, इट इज ऑलवेज देयर। एंड अभी एक और सुविधा मैंने किया है, ये वीडियो हमेशा क्लाउड पे रहेगा, इट विल बी पासवर्ड प्रोटेक्टेड। अभी 2-3 दिन तो मैं वही वीडियो दे दूंगा कि कोई भी खोल के दे सकता है पासवर्ड डाल के, उसके बाद में उसको एनक्रिप्ट कर दूंगा। बट यस गाइस, डोंट मिस इट, दैट विल बी माय रिक्वेस्ट। एंड यस, इफ यू हैव योर गुड फ्रेंड जिससे आप रेगुलर टच में हो एंड यू रियली केयर फॉर हिम, फोर्सफुली उसको बोल भाई, बाद में मत बोलियो कि मिस हो गया।
बिकॉज मे बी रिकॉर्डिंग वीडियो में उसको दूंगा, वो बाद में भी लेट आएगा, बट वो मिस हो चुका रहेगा। तो आप अपने दोस्तों से ऐसे बात कर सकते हो। ऑल अप टू यू गाइस। हम मिलेंगे कल शाम को सेम टाइम, एंड विद दिस विल स्टॉप हियर। कुछ बोलना है तो बोलो। निकलेगा कि नहीं हमारा? सर जब भी रख सकते हैं क्या? सर वो नोट्स भेजते हैं ना ग्रुप पे सेकंड ईयर का एफएम। अरे वो फोटो खींचने के बाद में को इतना जानता है ना। सर एचटी का भी बुक है क्या आपका? नहीं एचटी का नहीं। सर टाइम जल्दी रख सकते क्या? एंजल का बुक अच्छा है क्या सर? हाँ अच्छा है, सब अच्छा है रे, सबके बुक अच्छे रहते हैं। एक मिनट, एक जन क्या बोल रहे थे? टाइम का कुछ तो बोल रहे थे कोई। जल्दी रखते हैं सर थोड़ा। अरे कुछ लोग दिन भर थक जाते हैं वो ऑनलाइन टीचरों का बैठ बैठ के। सर सिर्फ 2 लेक्चर रहते कॉलेज के, वो भी कोई बैठता ही नहीं सर। 4 बजे रखो नहीं तो। नहीं सर टाइम ठीक है सर, कॉलेज के लेक्चर रहते हैं 4 बजे रखो सर। 5:30 बजे तक सब फ्रेश हो जाते हैं, इसलिए 5:30 रखते हैं। सही है सर। 6 यूनिट बताओ ना वो फिर से क्या है उसमें। 6 यूनिट है हीट एक्सचेंजर्स। जैसे आपको कंडेंसर, इवापोरेटर आपने सुना है ना, तो वो सारे कंडेंसर इवापोरेटर जो हैं वो काम कैसे करते हैं, चैलेंज ट्यूब हीट एक्सचेंजर, बॉयलर, वो सारा वो टॉपिक है उसमें। बॉयलर्स को सीखना है आपको, बॉयलर एक्चुअली कैसे काम करते हैं, उसमें कंडक्शन, कन्वेक्शन सब आता है। कन्वेक्शन का फ्रिज का डायग्राम, ओके। ये देखो फ्रिज का जो डायग्राम है डियर, इसमें इमेजिन करो ये आपका फ्रीजर है, और फ्रीजर में यहाँ पे इवापोरेटर कॉइल्स होते हैं। ये कॉइल्स कैसे होते हैं, इसको अगर टॉप व्यू से देखो ना तो ऐसे कॉइल होते हैं, ऐसा कॉइल होता है। ये टॉप व्यू से देखा तो मतलब इसमें से ठंडा फ्लूइड एंट्री मारता है, इधर से एग्जिट मारता। मतलब ये कहाँ से आ रहेगा, इधर एक्सपांशन वॉल से आ रहेगा, और इधर कंप्रेसर रहेगा आपका। ओके, ये इसका टॉप व्यू है। तो इसमें क्या करते हैं, यहाँ पे ऐसे फैन लगा दो। तो जब फैन लगा दोगे तो फैन क्या करता है, या तो फैन लगा दो या तो यहाँ पे इधर फैन लगा दो। ये फैन क्या करता है, ये एग्जॉस्ट फैन की तरह रहता है, ये हवा को इस डायरेक्शन में फेंकता है। तो वो क्या करता है, इधर से हवा को खींचता है और नीचे की तरफ फेंकता है फोर्सफुली। दैट इज फोर्स कन्वेक्शन। और कोई सवाल? क्लास कितने दिन है सर, शेड्यूल बताओ ना गाइस। क्लास हफ्ते में 3 ही दिन है, मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, दैट्स इट। संडे को छुट्टी दूंगा यार, मैं भी आराम करूंगा संडे को। अभी तक तो आराम ही किया है ना। ओ भाई गलत फहमी में जी रहे हो, तुमको रोज पढ़ाया मैंने। हाँ सर सीरीज वगैरह देख रहे कि नहीं? कौन सी? नहीं रे, मैं कुछ नहीं देख रहा, मैं पढ़ाई कर रहा हूँ सिर्फ। मैं कौन सी पढ़ाई? डार्क सीरीज। मैं अभी पीएचडी की पढ़ाई कर रहा हूँ। पीएचडी कौन सी इसमें लेनी सर? पीएचडी सब्जेक्ट शादी.com। थर्मल शादी.com में पीएचडी करते। अरे नहीं रे, मेरे को पढ़ना पसंद है इसलिए मैं पढ़ता रहता हूँ। सो गाइस चलो, फेवरेट प्लेस पीवीआर सिनेमा, बिग कार्निवल सिनेमास, वही है ना आपकी सर? वहां पर भी जाना चाहिए, हम भी जाएंगे कभी एक दिन। लॉकडाउन खुलता है तो साथ में पिक्चर भी दो देखेंगे। पॉपकॉर्न के टब। तो क्रॉप फोटो ना, क्रॉप क्यों किसके साथ जाएंगे सर आप मूवी देखने? बम्बल भी तो किसके साथ? शेरवानी पहन के बम्बल भी किसके साथ? क्विट मत करते, क्विट मत करते। बाय, सी यू टुमारो। डालो बाय। ओयो खोलते, ओयो। हाँ बाय। yuvansathi.com। वेरी गुड यार, बाय।